साथ-साथ। लेकिन आज के समय में, हमारे टाइम में, जब फिक्स्ड डिपॉज़िट के रेट काफ़ी कम हो गए हैं, आज की डेट में तो 6 और 7% के बीच में ही है। सो अगर आपको 6% की दर से एफडी पर ब्याज मिलेगा और आपकी महंगाई दर 7% होगी, तो ये एफडी आपकी कैपिटल को कम कर रही है बढ़ाने की बजाय। आइए इसे हम एक एग्जाम्पल के तौर पर देखते हैं। आपने 10 लाख की फिक्स्ड डिपॉजिट की, जिसको ब्याज का दर था 6%। 1 साल की फिक्स्ड डिपॉजिट की तो हमारे को 60,000 रुपये ब्याज मिला और 1 साल के बाद मेरी कैपिटल की वैल्यू हुई 10,60,000 रुपये। मुझे अपने स्लैब रेट के हिसाब से इस 60,000 रुपये पर टैक्स भी पे करना है। हो सकता है कोई 10% टैक्स रेट पर हो, कोई 20 पर हो या कोई 30 पर हो। जो भी टैक्स रेट आएगा आपको उसी टैक्स रेट पर इनकम टैक्स देना है। लेकिन अब यहीं पर हम देखते हैं कि मेरे पास परचेज प्राइस क्या है। 1 साल पहले 10 लाख रुपए हमारे पास कैपिटल थी और इन्फ्लेशन की दर थी 7%। 1 साल के बाद आज जो सामान पिछली साल 10 लाख का मिलता था, वो मेरे को इन्फ्लेशन के बाद मिला 10,70,000 रुपये का। लेकिन एफडी में पैसा रखने के बाद मेरी वैल्यू थी 10,60,000 रुपये। तो आप ध्यान से देखेंगे कि आप जो सामान 1 साल पहले 10 लाख में खरीद पाते थे, आज एफडी करवाने के बाद भी, इन्फ्लेशन के बाद भी, आप उसको 10,70,000 रुपये में नहीं खरीद पाएंगे, क्योंकि आपकी कैपिटल कम पड़ गई है 10,000 रुपये से। ये एक एफडी का मिथ है। तो दोस्तों, इसका मतलब ये नहीं है कि हमें एफडी नहीं करना चाहिए, एफडी हमें करना चाहिए, लेकिन हमें अपना एक इमरजेंसी फंड आइडेंटिफाई करना चाहिए और उस इमरजेंसी फंड के हिसाब से ही पैसे को एफडी करना चाहिए, ताकि कभी भी फ्यूचर में, लाइफ में हमें कुछ पैसों की ज़रूरत पड़े तो हम जाके फिक्स डिपॉजिट से निकाल लें और वो एक इमरजेंसी फंड ही हो। लंबे समय के लिए एफडी आपकी कभी भी कैपिटल को ग्रो नहीं कर पाएगी। हाँ, वो सुरक्षित भी है और सुगम भी है, मगर आपकी एफडी परचेज वैल्यू को बीट नहीं कर पाएगी और इन्फ्लेशन उसकी वैल्यू घटाता चला जाएगा। और जैसे जैसे साल दर साल आपकी कैपिटल कम होती चली जाएगी। सो ये तो निवेश का वो तरीका हुआ कि निवेश करने के बाद भी आपकी वैल्यू कम बनी। तो अब आपका सवाल होगा, फिर हम ऐसा कहाँ पर इन्वेस्ट करें जहाँ पर हमारा कैपिटल भी बढ़े और थोड़ा सुरक्षित भी हो। सो आइए अब हम चौथे पड़ाव पर चलते हैं। ये है म्यूचुअल फंड। आजकल आपने ये तो सुना ही होगा, बहुत जगह ऐड आता है, म्यूचुअल फंड सही है। ये बहुत ज़्यादा फ्लेवर में है। आजकल सभी लोग अपनी कैपिटल को ग्रो करने के लिए और इन्वेस्टमेंट के लिए म्यूचुअल फंड का सहारा लेते हैं। म्यूचुअल फंड क्या है, आइए हम इसको समझें। म्यूचुअल फंड एक बहुत ही सरल सी स्कीम है। इसके अंदर एक कंपनी है जो म्यूचुअल फंड को चलाती है और प्रोफेशनल फंड मैनेजर होते हैं। ये लोग हम सभी छोटे छोटे इन्वेस्टर से थोड़ा थोड़ा पैसा हमारी ज़रूरत के अनुसार लेते हैं। जैसे किसी ने 1 लाख रुपए दिया, किसी ने 1,000 भी दिया, किसी ने ज़्यादा भी दे सकते हैं। और उस पैसे को इकट्ठा करके वो एक एक मुश्त इक्विटी मार्केट में या डेट मार्केट में या गोल्ड में इन्वेस्ट करते हैं, जैसा कि स्कीम का मैंडेट होता है। हर एक स्कीम का एक मैंडेट होता है जिसके थ्रू आपको पैसा इन्वेस्ट करना होता है। तो इन्वेस्टर अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से उन स्कीम्स में पैसा डालते हैं और फंड मैनेजर उसे प्रोफेशनली मैनेज करते हैं और पैसे को अलग अलग स्कीम्स में इन्वेस्ट करते हैं। और ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम आपको उस पैसे पर ग्रोथ होती है। तो क्वेश्चन ये है कि फिक्स्ड डिपॉजिट ग्रो नहीं कर पाते, लेकिन म्यूचुअल फंड ग्रो कर जाते हैं। सो म्यूचुअल फंड इक्विटी बेस्ड होते हैं। ये पैसा स्टॉक मार्केट में लगता है और उसके बेसिस पर आपको रिटर्न्स मिलती है। अगर हम पिछले 20 साल का बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का या नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का रिटर्न्स का
हिस्ट्री देखें तो आप पाएंगे कि तकरीबन 14 से 15% सालाना इन्वेस्टमेंट्स ने हमें रिटर्न दिए हैं, और उसी के बेस पर म्यूचुअल फंड्स भी हमारे को रिटर्न्स देते हैं। पर दोस्तों, ये रिटर्न्स कभी भी लीनियर नहीं होते। लीनियर यानी कि सिमिट्री में एक तरीके से कभी भी ये रिटर्न नहीं आती जैसे फिक्स्ड डिपॉजिट में आती है। कभी मार्केट आपको रिटर्न देती है 20% की, कभी रिटर्न देती है 10% की, और कभी कभी नेगेटिव भी देती है। यही एक स्टॉक मार्केट का रिस्क होता है जो म्यूचुअल फंड में आपके साथ चलता है। बट अगर आप लंबे समय के लिए कोई भी इन्वेस्टमेंट्स करते हैं तो आपको ये रिटर्न्स मिल सकते हैं। इसीलिए हमें छोटे टाइम की इन्वेस्टमेंट्स करनी हो तो हमें फिक्स डिपॉजिट्स में जाना चाहिए। वो सेफ भी होती है और इमरजेंसी में काम भी आती है। लेकिन अगर आपको 5 साल, 10 साल, 20 साल के लिए इन्वेस्ट करना है तो आप म्यूचुअल फंड्स में भी जा सकते हैं। अब म्यूचुअल फंड्स में एक और बहुत बड़ा फ़ायदा है। वो फ़ायदा ये है कि इसकी टैक्सेशन, इनकम टैक्स में म्यूचुअल फंड्स के ऊपर टैक्सेशन का रेट थोड़ा सा कम है। अब हम म्यूचुअल फंड्स को डिवाइड कर लेते हैं दो तरीकों में, इक्विटी म्यूचुअल फंड्स और नॉन इक्विटी म्यूचुअल फंड्स। इक्विटी म्यूचुअल फंड्स अगर आप 1 साल या उससे ज़्यादा होल्ड करके बेचते हैं तो वो लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट कहलाता है, और उसके बेचे जाने वाले मुनाफे को हम बोलते हैं लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। इनकम टैक्स में उस गेन पर टैक्स का रेट फिक्स है, बिल्कुल 10%। और अगर यही इन्वेस्टमेंट आपने 1 साल से कम टाइम में बेच दी, 6 महीने, 8 महीने, 10 महीने, 12 महीने से कम है, तो टैक्स की दर लगेगी 15%। ऐसे ही नॉन इक्विटी म्यूचुअल फंड्स में आपको होल्डिंग पीरियड 3 साल का रखना है लॉन्ग टर्म के लिए। और वहाँ पर भी जैसे हमने भी रियल एस्टेट में इंडेक्सेशन फैक्टर को डिस्कस किया था, सेम हमारी परचेज कॉस्ट को इंडेक्स किया जाता है, और इंडेक्स करने के बाद जो भी हमारी इन्फ्लेटेड इंडेक्स्ड कॉस्ट बनेगी उसको सेल से हम माइनस करेंगे। जो भी मुनाफा आएगा उस पर टैक्स की दर 20% लगेगी। हाँ, अगर आपने वही म्यूचुअल फंड 3 साल से कम समय में बेच दिए तो वो आपके इनकम का पार्ट बन जाएगी, और आपका जो भी स्लैब रेट होगा वो हो सकता है 30% हो, या हो सकता है 20 हो, या ना भी लगे। जो भी होगा आपको उसी स्लैब रेट पर टैक्स देना होगा। सो म्यूचुअल फंड में किसी भी इन्वेस्टमेंट टूल से वो थोड़ा सा बेटर हो जाती है, क्योंकि एक तो उसकी टैक्स दर कम, दूसरा उसे करना बहुत ही सरल है। आप किसी भी सलाहकार से सलाह लें, अपना रिस्क को एसेस करवाएं, और उसके हिसाब से वो म्यूचुअल फंड्स में, स्कीम्स में लंबे समय के लिए पैसा लगा देते हैं। इसमें आपको कभी भी अगर पैसे की ज़रूरत है तो आप वो पैसा विड्रॉ भी कर सकते हैं। इस तरीके से आप म्यूचुअल फंड में अपने पैसे को ग्रो कर सकते हैं। आइए अब हम देखते हैं हमने क्या क्या चीज़ें आज पढ़ी, और इन्वेस्टमेंट से जुड़े हमारे क्या क्या मिथ थे। तो सबसे पहले हमने देखा गिफ्ट्स। जनरली लोग हमसे पूछते हैं कि गिफ्ट किस तरीके से टैक्सेबल होगा, तो हमने यहाँ पर चेक किया कि हमारे पास कौन से गिफ्ट्स टैक्सेबल हैं, कौन से गिफ्ट्स टैक्सेबल नहीं है, और जो टैक्सेबल हैं भी अगर उसमें कोई लिमिट है तो हम उस लिमिट का कैसे फ़ायदा उठा सकते हैं और अपनी टैक्स लायबिलिटी को कम कर सकते हैं। इसी तरीके से हमारा दूसरा मिथ बना, जो कि रियल एस्टेट ट्रांजैक्शन थी। बहुत बार लोग अपनी लाइफ में प्रॉपर्टी को बेचते हैं, और बड़ा जो मुनाफा आता है उसको भी आप कैसे इनकम टैक्स में प्लानिंग करके आप अपनी टैक्स लायबिलिटी कम कर सकते हैं और अपनी रिटर्न को सही तरीके से भर सकते हैं। ऐसे ही तीसरी चीज़ हमारी थी फिक्स्ड डिपॉजिट। यहाँ पर जनरली मिथ रहता है कि मेरे को कोई भी इन्वेस्टमेंट करनी है मैं फिक्स्ड डिपॉजिट्स में चला जाऊँ, लेकिन जब आप देखते हैं लंबे समय के लिए फिक्स्ड डिपॉजिट आपको बहुत बार नुकसानदायक साबित होता है। लेकिन छोटे समय के लिए फिक्स्ड डिपॉजिट से बढ़िया तो कोई इन्वेस्टमेंट्स ही नहीं है। और इसके बाद चौथा हमने देखा म्यूचुअल फंड।
जिसको भी करना सरल है, सुगम है, टैक्सेशन भी हमारी कम है, और इस तरीके से हम अपनी इन्वेस्टमेंट्स को प्लान कर सकते हैं और इससे जुड़े जो थोड़े बहुत भ्रम हैं वो हम दूर कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको आज का ये सेशन बहुत अच्छा लगा होगा। नमस्कार। क्रिटिकल है बट वी आर ट्राइंग। ये सब हुआ कैसे? एक फोन आया था राजेश के पास। उसने कहा कि उनकी 1 करोड़ की लॉटरी निकली है और उसके लिए उसने बैंक डिटेल्स मांगी। राजेश ने सारी डिटेल्स दे दी। 1 घंटे के अंदर ही उनके बैंक अकाउंट से सारा पैसा साफ हो गया और वो यहाँ आ गए। हार्ट अटैक आया है। देखा आपने, आपकी जरा सी असावधानी क्या कर सकती है। डिजिटल फ्रॉड करने वालों से सावधान रहें। अपनी बैंक डिटेल्स, अपना डेबिट या क्रेडिट कार्ड नंबर, एक्सपायरी डेट, सीवीवी, ओटीपी, पिन कभी किसी को ना बताएं। सावधान रहें, समझदार बने। आईपीएफ अथॉरिटी द्वारा जनहित में जारी। हाँ जी सुरेश जी, रिटायरमेंट के बाद जो प्रोविडेंट फंड आएगा उसका क्या करेंगे? कुछ खास प्लान नहीं है, पड़ा रहेगा बैंक में, ब्याज आता रहेगा और क्या। सुरेश जी, बैंक से कितना ब्याज आएगा? एक नई स्कीम बताता हूँ, उसमें पैसे लगा दो, साल भर में दुगने बल्कि चौगुना हो जाएगा। हाँ, बस कुछ नए मेंबर्स बनाने। नहीं सुरेश जी, इन सब फालतू चक्करों में मत पड़िए कि नए मेंबर बनाना, रातों रात करोड़पति बनाना, ऐसे सपने दिखाने वाली स्कीम से बचकर रहें। आप लालच में आकर नहीं, समझदारी से निवेश करें। नए मेंबर बनाओ, वर्ल्ड टूर पे जाओ, कमीशन पाओ या उपहार घर ले जाओ। ऐसे सपने दिखाने वाली स्कीम से बचकर रहें। ऐसी स्कीम्स धोखा हो सकती हैं। आईईपीएफ अथॉरिटी, कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी। यार वो मेरे बचपन का दोस्त है, वो क्यों मुझसे झूठ कहने लगा? वो कह रहा था इस स्कीम में पैसा लगाने पर 6 महीने में 10 के 20,000 हो जाएंगे। और तूने मान लिया? ऐसा ऑफर कौन छोड़ता है? 10,000 के 20,000। एक काम कर, ये ले 100 रुपये पकड़ना और जाके 10 किलो लड्डू लेके आ। अबे पागल है क्या? 100 रुपए में 10 किलो लड्डू आते हैं? अबे इसके तो 1 किलो लड्डू भी नहीं आएंगे। जब इतना जानता है तो ये नहीं जानता कि 6 महीने में 10,000 के 20,000 नहीं होते। समझदारी बढ़ा, लालच नहीं। लालच में न आए, समझदारी बढ़ाएं। आईपीएफ अथॉरिटी द्वारा जनहित में जारी। कैनवास में रंग भरकर उसे जीवित बना देना एक कला कहलाती है। इसी तरह अपनी जमा पूंजी बढ़ाकर जिंदगी बना लेना भी एक कला ही है। मैंने भी ये स्टूडियो ऐसे ही बनाया है, पाई पाई जमा करके। मुझे भी लोग फोन करते हैं, मेल करते हैं, मुझे कन्विंस करते हैं कि उनकी इन्वेस्टमेंट स्कीम्स बहुत अच्छी है। उन लोगों के भी रेफरेंसेस देते हैं जिन्हें फ़ायदा हुआ है, पर मैं अपनी रिसर्च खुद करती हूँ। आपको भी यही करना चाहिए। सरकार के कुछ वेबसाइट्स हैं जिन पर जाकर आप अपने निवेश से संबंधित पूरी जानकारी ले सकते हैं, और ये वेबसाइट्स हैं मैं अपने पैसों को लेकर सावधान रहती हूँ, आप भी रहिए। आईपीएफ अथॉरिटी द्वारा जनहित में जारी।
नमस्कार दोस्तों, वेलकम इन द एडिशन ऑफ फाइनेंशियल प्लानिंग। आज हम देखेंगे कि हमारी गोल्स को हम कैसे